Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you are watching Ashraj Academy. हम लोगों ने जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स वाले लेक्चर है, जो फिजिक्स में मैथमेटिक्स के जिन टूल्स की हमें ज़रूरत है, जो आप लोग पहले नहीं पढ़े हुए हैं, आपके 10th क्लास में 11th क्लास की मैकेनिक्स चालू करने से पहले जिन टूल्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में ये लेक्चर्स हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने फंक्शन की नॉलेज ले ली और हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन और उसकी इक्वेशन की नॉलेज ले ली। स्लोप क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m क्या होता है, c क्या होता है, इन सब की हम लोगों ने एक बेसिक्स नॉलेज ली कि फंक्शन क्या होता है। मैंने आप लोगों को एक बढ़िया की बात बताई कि फंक्शन में कुछ नहीं होता, हम लोग एक इनपुट देते हैं, फंक्शन एक आउटपुट देता है। फंक्शन को आप एक मशीन जैसा समझ सकते हैं, राइट। तो ये नॉलेज हम लोगों ने आप लोगों को दी। इसमें फंक्शन के बारे में जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कि फंक्शन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, एक कांस्टेंट्स भी होते हैं फंक्शंस में, ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस की। स्ट्रेट लाइन के बारे में जाना। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज टैंजेंट टू एनी कर्व, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किसी भी कर्व पे टैंजेंट क्या होता है। उससे पहले तो हम लोग कर्व के बारे में समझेंगे, कर्व क्या होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आज मूव करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन पे। तो ये दोनों टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने की, ठीक है। डिफरेंशिएशन पूरा एक एग्जांपल के साथ हम लोग यहाँ पे आज समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है आगे पूरे मैकेनिक्स में ये दोनों चीजें यूज होने वाली हैं, राइट। दोनों चीजें आप लोगों को यूज होने वाली हैं जितनी भी हम लोग आगे मैकेनिक्स पढ़ेंगे। इसीलिए ये दो टॉपिक्स को समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो हम लोग आज अपना टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज टैंजेंट टू एनी कर्व। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि कर्व क्या होते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे कर्व, ठीक है। हम लोग पिछले लेक्चर में फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है कि फंक्शंस जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने फंक्शंस की डेफिनेशन भी देखी थी कि फंक्शन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एफ, और ये जो होता है वो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो सकता है। तो अगर मैं किसी फंक्शन को डिफाइन करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से एक फंक्शन को डिफाइन किया, तो अलग अलग x की वैल्यू पे ये fx अलग अलग वैल्यू ले लेता है, राइट। तो इसको अगर मैं ग्राफ के टर्म्स में देखूं, ठीक है, ग्राफ के टर्म्स में इसको देखूं, तो x इज इक्वल्स टू जीरो पे, x इज इक्वल्स टू जीरो पे इसके पास वैल्यू यहाँ पे होगी 1। अब देख लीजिए, f ऑफ जीरो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 1। जीरो स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो प्लस 1। f 1 पे इसकी वैल्यू मैं देखूंगा 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, मतलब ये 4 हो जाएगी। तो ऐसे जब मैं प्लॉट करूंगा तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से चला जाएगा। और आप लोगों को पता है कि ये जो है ये पैराबोला ही है। आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, राइट। तो ये एक फंक्शन पैराबोला है, बस कुछ नहीं, इस फंक्शन के ग्राफ को ही मैं इसको कर्व बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, कर्व बोल देता हूं। तो कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको मैं कर्व बोल सकता हूं, ठीक है। उसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा उस ग्राफ को मैं कर्व बोल सकता हूं। अब देखिए ये जो कर्व होते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन भी कर्व होता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन भी कर्व होता है, ध्यान रखिए। कर्व एक जनरल टर्म है जो किसी भी फंक्शन के लिए यूज होती है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यही तो बताई है। और मैंने आप लोगों को बोला x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू चेंज होते जाती है, ठीक है। तो y इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, y इज नथिंग एज अ फंक्शन ऑफ x। तो पिछला लेक्चर आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है। इसका लेक्चर 1 बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 आप लोग जरूर देखें, क्योंकि वहीं से आप लोगों को ये सारी बातें पता चलेगी। क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को फंक्शन बताया है तो वो कुछ सोच समझ के बताया, ठीक है। तो हम लोगों ने एक कर्व के बारे में सीखा आज कि एक कर्व कुछ नहीं होता, किसी भी फंक्शन को, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी फंक्शन को जिसके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उस फंक्शन को मैं कर्व भी बोल सकता हूं। अब देखिए कर्व अलग अलग ऑर्डर्स के होते हैं, सॉरी अलग अलग डिग्रीज के होते हैं,
0 डिग्री कर्व, 1 डिग्री कर्व, 2 डिग्री कर्व, ठीक है। ऐसे आप जितनी भी डिग्री डिफाइन करना चाहें कर्व के लिए डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये 0 डिग्री कर्व क्या होते हैं मैं आप लोगों को समझाता हूं। सपोज करते हैं एक फंक्शन है आपके पास fx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब आप देखिए ये जो फंक्शन है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है, ये फंक्शन जो है x का है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी के रेस्पेक्ट में फंक्शन डिफाइन है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, उसी को हम लोग उस फंक्शन की डिग्री बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आप इस फंक्शन को देखिए, इस ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है क्या, नहीं 1 है। x अगर लिखा है तो x की पावर 1 बोल सकता हूं इसको, x की पावर 1। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 डिग्री फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन 1 डिग्री फंक्शन है, पहली बात, ठीक है। पहला एग्जांपल ये समझिए कि x प्लस 1 अगर आप लोगों को गिवन है, तो ये एक फंक्शन फर्स्ट डिग्री का फंक्शन है, इसको 1 डिग्री कर्व बोला जा सकता है इस फंक्शन को, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट डिग्री का फंक्शन है, इसको 1 डिग्री कर्व बोला जाता है, या फिर इसको लीनियर फंक्शन भी बोला जा सकता है। अगर आपके पास सिंगल डिग्री फंक्शन हो, सिंगल डिग्री कर्व हो, तो आप उसको लीनियर फंक्शंस भी बोल सकते हैं, लीनियर फंक्शन, ठीक है क्या। ये पहला एग्जाम्पल हो गया है। अगर मैं आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल दूं, इसी तरह अगर 0 डिग्री कर्व की मैं बात करूं, तो मैं एफ एक्स कुछ ऐसे डिफाइन कर दूंगा, एक्स की पावर 0 प्लस 2। 0 डिग्री कर्व में मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 होनी चाहिए, मतलब एक्स अलाउड नहीं है क्या, क्योंकि हाईएस्ट पावर 0, यहाँ पे तो एक्स की पावर 1 हो गई, ये अलाउड नहीं है। एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, ये सब बातें अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, इसी को हम लोग 0 डिग्री कर्व बोल देंगे। अब आप देखिए x की पावर 0 तो कुछ नहीं होता, x की पावर 0 तो कुछ नहीं होता, क्या होता है, 1 होता है क्या, तो इसको मैं 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 बोल दूंगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया क्या, अरे कांस्टेंट फंक्शन बन गया। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री कर्व बोल दो या फिर एक कांस्टेंट फंक्शन बोल दो, 3 है, अरे कोई भी x की वैल्यू के लिए ये वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ f, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ f, fx इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये ऑर्डिनेट हमेशा 3 रहेगा। अब x की कोई भी वैल्यू डाल दो, इस वैल्यू ऑफ x के लिए भी ऑर्डिनेट 3, इस वैल्यू ऑफ x के लिए भी 3, इसके लिए भी 3, सब के लिए इस फंक्शन का जो ऑर्डिनेट आएगा वो 3 आएगा। फॉर ऑल x, x2, x3, कुछ भी डाल दो सेम 3, राइट। अब देखिए ये वाला जो कर्व है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये देखिए एक लीनियर है, लीनियर फंक्शन है, x की पावर 1 है, और हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यही पढ़ी है क्या, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इस चीज को आप y बोल दीजिए। तो आप देखिए m की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, अगर मैं एफ एक्स को ऐसा लिखूं, इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसको अगर मैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं, तो m इज इक्वल्स टू 1 आ गया, c इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो जितनी भी लीनियर फॉर्म की फंक्शंस होते हैं, जितने भी लीनियर फंक्शंस होते हैं, 1 डिग्री कर्व होता है, x की हाईएस्ट पावर 1 होती है, वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस बताती हैं। इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1 डिग्री कर्व जो होते हैं, x की अगर हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस बताती हैं। कहने का मतलब ये हो गया है कि अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, अगर मैं इसका ग्राफ यहां से बना दूं, तो m इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 1, मतलब y इंटरसेप्ट होगा क्या, ये 1 होना चाहिए, और इस पॉइंट से बहुत सारी स्लोप्स की लाइन जा सकती है क्या, पिछला लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्लोप की लाइन जा सकती है, पर मुझे क्या चाहिए, जिसका tan थीटा 1 हो,
मतलब थीटा ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और वो किससे बनेगा एक्स एक्सिस से। तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो इससे 45 डिग्री की एक लाइन बना दो आप, तो ये लाइन बन जाएगी मेरी, ठीक है, दिस लाइन। तो ये एक लाइन हो जाएगी आपके पास, जो लाइन आपके पास y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है, जिसमें थीटा आपके पास 45 डिग्री, क्योंकि मैं tan थीटा को 1 से रिलेट कर देता हूं ना, अरे m tan थीटा के बराबर होता है, समझ में आ रही बात। तो ये आप लोगों के पास लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी 1 डिग्री कर्व हैं, लीनियर फंक्शन है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, सब एक ही बात है, और वो क्या डिनोट करेंगी, स्ट्रेट लाइन डिनोट करेंगी, ठीक है। जितने भी 0 डिग्री कर्व हैं, जितने भी 0 डिग्री कर्व हैं, x की हाईएस्ट पावर 0 है, जिनको कांस्टेंट फंक्शंस बोलते हैं, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, और उनका ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट डिग्री कर्व, 0 डिग्री कर्व की बात कर ली। अब आप लोगों को सेकेंड डिग्री कर्व के बारे में भी पता है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास एफ एक्स डिफाइन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मान लो इस तरह से कोई एफ एक्स डिफाइन, कोई भी एफ एक्स ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है, मतलब ये 2 डिग्री कर्व है, 2 डिग्री कर्व, ठीक है। तो ये 2 डिग्री कर्व है, या फिर इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोल सकते हैं आप। ये तो आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, अरे 10th क्लास में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। इसी को अगर मैं इज इक्वल्स टू 0 बोल दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फंक्शंस और इक्वेशंस में फर्क बताया। ये अगर ऐसे लिखा है तो ये एक फंक्शन लिखा है, कहने का मतलब x की अलग अलग वैल्यू के लिए fx की अलग अलग वैल्यू आएगी। ये एक मशीन लिखी हुई है आपको, जिसमें x आप इनपुट देंगे तो fx आपको मिलता जाएगा। पर अगर ऐसा कोई लिख दिया, अगर आपके लिए ऐसा कोई लिख दिया ये ऐसा, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा x की ऐसी वैल्यू के लिए सच दैट fx क्या हो गया, 0 के बराबर, राइट। तो इस टाइप के फंक्शंस को जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शंस बोलते हैं। और जब इसको इक्वल टू 0 करके या फिर इक्वल टू एनी वैल्यू करके आप सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज मिलती है, ये तो हम लोगों ने देखा है, राइट। तो इनको हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। और क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बोलूं तो वो ऑलवेज पैराबोला बनता है। ये सब तो आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में। अपवर्ड फेस पैराबोला बोलता हूं क्या मैं इसको, और ये किस पे डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आपका डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। ऐसा बनता है क्या, राइट। तो ये सब आप लोगों को पता है। तो हम लोगों ने तो इतना सीखा कि इन सब को हम लोग 2 डिग्री कर्व बोलते हैं, और जो 2 डिग्री कर्व होते हैं सारे के सारे 2 डिग्री कर्व, वो उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो पैराबोला बन के निकलता है। क्या बन के निकलता है, पैराबोला बन के निकलता है, ठीक है। तो 0 डिग्री कर्व कांस्टेंट फंक्शन, 1 डिग्री कर्व लीनियर फंक्शन जिससे स्ट्रेट लाइन मिलती है, 2 डिग्री कर्व, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिससे ग्राफ पैराबोला होता है। हमेशा 2 डिग्री कर्व का ग्राफ पैराबोला होगा, 1 डिग्री कर्व का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और 0 डिग्री कर्व का ग्राफ कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर रहा होगा, ठीक है क्या। तो इतनी बात थी कर्व की। इसी तरह से मल्टीपल डिग्री कर्व हो सकते हैं, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, तो उसमें उस हिसाब से चीजें हो जाती है। यही 3 स्टैंडर्ड कर्व्स हैं जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, 0 डिग्री, फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री। तो कर्व की तो आप लोगों को नॉलेज हो गई। अब टैंजेंट टू एनी कर्व का क्या मतलब होता है, टैंजेंट टू एनी कर्व का क्या मतलब होता है। मैंने आप लोगों को कर्व के बारे में बताया कि कर्व कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन का हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी को कर्व बोल देते हैं, ठीक है। कोई भी आपको फंक्शन गिवन है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे सकता है कि अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी क्या है, उसको जब आप प्लॉट करेंगे तो वेलोसिटी का कर्व हो जाएगा, राइट, वो वेलोसिटी का कर्व हो जाएगा। तो टेंजेंट टू एनी कर्व क्या चीज होती है, इस बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो टेंजेंट के बारे में सीख लेते हैं हम लोग।
टेंजेंट के बारे में सीखने के लिए मैं नीचे जाता हूँ, आप लोगों के लिए ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, सपोज कोई फंक्शन आप लोगों को गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस टाइप से कोई एक फंक्शन गिवन है, आप लोगों को पता है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इस x की अलग अलग वैल्यूज के लिए फंक्शन की अलग अलग वैल्यू रही। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ आप लोगों के लिए बनाता हूँ। देखिए ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई। ठीक है, इसमें ये कोई ग्राफ बना दिया मैंने, इस टाइप से कोई ग्राफ। ठीक है, इस टाइप से कोई भी रैंडम ग्राफ बन गया, इसका x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज ये आप लोगों को पता चलेगी x की अलग अलग वैल्यू के लिए। ठीक है, क्या समझ में आ रही बात? अब देखिए टेंजेंट किसी पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है, सपोज आई वांट टू फाइंड टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, इस कर्व पे टेंजेंट का मतलब ये है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। क्या बनानी है? एक स्ट्रेट लाइन, सच दैट दिस स्ट्रेट लाइन जस्ट टचेस द कर्व एट दिस पॉइंट, सच दैट दिस स्ट्रेट लाइन जस्ट टचेस दिस कर्व एट दिस पॉइंट। जस्ट टचेस का मतलब क्या? देखिए अभी टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अगर इसको मैं और पास ले गया, अभी भी नहीं कर रहा है। और पास ले गया, अभी भी नहीं कर रहा है। और पास ले गया, अभी भी नहीं कर रहा है। देखिए अभी जस्ट इस पॉइंट से जब पास हो जाएगी ऐसे करके, तो ये जस्ट टच कर रही है क्या? और वो उस पॉइंट पे ही इसको टच करनी चाहिए। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन इसको इस पॉइंट पे टच कर रही है, और जैसे इसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो वो ऐसे इसको इंटरसेक्ट कर जाएगी। अब देखिए ये दो पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो इस कर्व को इस पॉइंट पे जस्ट टच करे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई स्ट्रेट लाइन जस्ट उस कर्व को टच करके निकल जाती है, उस स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट टू दिस कर्व बोलता हूं एट दैट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं ए पॉइंट, इस कर्व को अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं ए पॉइंट, तो इस स्ट्रेट लाइन को मैं बोलूंगा टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट ए। मतलब ए पॉइंट पे ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है। समझ में आ रही बात? तो टेंजेंट कुछ नहीं होती, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो आप लोग आज के बाद से समझेंगे टेंजेंट टू एनी कर्व एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे उस कर्व पे हो सकती है। ये कुछ नहीं होती, ये क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है मैंने आप लोग को बताया, इट जस्ट टचेस द कर्व, इट जस्ट टचेस द कर्व। इसकी प्रॉपर्टी होती है जस्ट। तो ये बात आप लोग लिख लीजिए, टेंजेंट कुछ नहीं होता, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो उस पॉइंट पे उस कर्व को टच कर रही होती है। जैसे इस कर्व पे मुझे ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाना था, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो उस कर्व को जस्ट टच कर रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन इसके जस्ट थोड़ा ऊपर चले जाती, यहां से इसको मैं ऊपर शिफ्ट करता मान लो, तो देखो ये दो पॉइंट पे इस कर्व को इंटरसेक्ट कर जाती, तो इसको टेंजेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा ऊपर जाती ये इंटरसेक्ट कर जाती उस कर्व को। ठीक है, तो किसी भी कर्व पे हम लोग किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाना चाहते हैं, यदि किसी पॉइंट पे, तो वो क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो उस कर्व को उस पॉइंट पे टच करती है। जैसे यही अगर मैं कर्व की बात करूं, इसी कर्व की, और मैं कोई पॉइंट बी डिफाइन करूं, अब ये रेड पॉइंट से मैं इसको यहाँ पे बी डिफाइन करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि इस पे टेंजेंट बना दो बी पे, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा। ये मैंने इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये स्ट्रेट लाइन, और जो इस कर्व को इस पॉइंट पे जस्ट टच करके निकल जा रही है, बस छू के निकल गई क्या? ठीक है, जस्ट छू के निकल गई। अगर ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी इधर शिफ्टेड होती, तो इसको ये इस पॉइंट पे कट कर जाती, ऐसे करके किसी दो पॉइंट पे कट कर जाती। ठीक है, दो पॉइंट हो सकते हैं, मोर देन टू पॉइंट्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे तो एक स्ट्रेट लाइन चाहिए जो इस बी पॉइंट पे जस्ट टच करे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ बी पॉइंट पे ही टच करती है, सिर्फ और सिर्फ बी पॉइंट पे ही टच करती है स्ट्रेट लाइन। राइट, तो टेंजेंट ऐसी स्ट्रेट लाइंस होती हैं किसी भी कर्व के लिए, किसी भी पॉइंट पे बनाई जा सकती है। वो स्ट्रेट लाइन उस कर्व को जस्ट टच करके निकलती। राइट, तो टेंजेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे दूं, तो सपोज करता हूं मैं एक कर्व और बनाता हूं, ये मैंने एक और कर्व बना दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोई भी एक रैंडम कर्व बना दिया। मुझे बोला गया कि इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ सी पॉइंट पे, तो मैं तो एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा जो बस सी पॉइंट को छू के निकल जा रही होगी, ऐसे करके।
ये स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने जो जस्ट सी पॉइंट को छू के निकल जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है क्या? बस यही चीज को हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट सी पॉइंट पे ये टैंजेंट है। तो आज के बाद से आप लोगों को टैंजेंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टैंजेंट क्या होती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने लेक्चर में 0 डिग्री कर्व, 1 डिग्री कर्व, 2 डिग्री कर्व सीख लिया। सारे 1 डिग्री कर्व स्ट्रेट लाइन होते हैं, ये पता कर लिया। सारे 2 डिग्री कर्व पैराबोला बनाते हैं, ये हम लोगों ने पता कर लिया। 1 डिग्री कर्व कांस्टेंट होते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं, ये भी पता कर लिया। ठीक है, कर्व कुछ नहीं होता, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन होता है जिसको हम लोग कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने टैंजेंट के बारे में भी जान लिया कि टैंजेंट किसी पॉइंट पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो टैंजेंट कुछ नहीं होती, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो उस कर्व को उस पॉइंट पे बस छू के निकल जाती है। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करती है किसी दो पॉइंट पे। देखिए, अगर ये कर्व, ये लाइन अगर थोड़ी सी ऊपर बन जाती तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती, हो सकता है कि यहाँ पे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, और ये हो सकता है यहाँ से चौथा पॉइंट भी मिल जाए इसको, 1 2 3 4। ठीक है, तो कर्व जो होती हैं उसको सिर्फ एक पॉइंट पे छू के निकलती है, या फिर ऐसा समझ लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। राइट, तो एक बात इसमें आप लोग समझिए, सपोज करो मैं आप लोगों को अगर बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे टैंजेंट बनाओ आप, ये सब तो मैंने आप लोगों को कर्व दिया था, एक रैंडम कर्व दिया था, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि बनाओ एक स्ट्रेट लाइन पे टैंजेंट, तो आप लोग कैसे बनाएंगे? तो आप लोग कैसे बनाएंगे? सपोज करता हूं मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं आप लोगों के लिए, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी। ठीक है क्या? मिट गई क्या वापस से? फिर से बना देते हैं। अरे फिर से बना देते हैं, कोई बड़ी बात है क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस बना, ये बना दी मैंने। अब आप देखिए, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन। अब मैं बोलता हूं इस पॉइंट ए पे आप टेंजेंट बना दीजिए, बना पाएंगे क्या टेंजेंट? स्ट्रेट लाइन डेफिनेशन में मैं क्या बोलूंगा, इस ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाने के लिए मैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा जो इस ए पॉइंट को जस्ट छू के निकल जाए। बना सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन? नहीं, आप हमेशा जो है ऐसी स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे। देखिए, ये टेंजेंट नहीं होगी क्योंकि ये काट दी इस कर्व को, इस कर्व को कट कर दी 2 पार्ट्स में। हमें तो ऐसी स्ट्रेट लाइन चाहिए थी जो इसको जस्ट छू के निकल जाए, मतलब स्ट्रेट लाइन के लिए जो टेंजेंट है वो वही लाइन हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन के लिए जो टेंजेंट है वो वही लाइन हो जाएगी जिस लाइन की बात हो रही है। यही लाइन इसको छू के निकल सकती है इस पॉइंट पे। राइट, डिफरेंशिएशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो टेंजेंट का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि टेंजेंट एक्चुअली क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने अभी बहुत नॉलेज ले ली, अब हम लोग डिफरेंशिएशन पे चालू करते हैं। देखिए, हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, हर बात बहुत ध्यान से सुनेंगे जो भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और मैं ये जो डिफरेंशिएशन, ये 12th का टॉपिक है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है ये। ठीक है, मैथ्स में आप लोग इसको 12th में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आज हम लोग इसका उतना ही ज्ञान लेंगे जितना हम लोग को फिजिक्स में काम आ जाए। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक चालू करेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंशिएशन रेट बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, वन को ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, वन वेरिएबल, ये v है, विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। ठीक है, यहां पे ये जो वन वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू जो अदर वेरिएबल मैंने बात की ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होगा ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझते हैं, इस बात को समझते हैं। ठीक है, कि एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने फंक्शन की नॉलेज ले ली, अब हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सपोज करते हैं कोई फंक्शन है जिसको मैं y कोऑर्डिनेट में
फंक्शन को दर्शाता था, क्या y कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करता था, तो उसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस टाइप से कोई एक फंक्शन है, ठीक है, तो y का रेट ऑफ चेंज, y डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या, y का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बोलेंगे। तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कोई एक इंसान है, अ मैन डिस्प्लेसेस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, वो मुंबई से दिल्ली की ओर डिस्प्लेस कर जाता है और डिस्टेंस उसने कवर किया है, गिवन है 1000 किलोमीटर्स, ठीक है, तो 1000 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसका जो टाइम लगा है वो उसको लगा है 20 आवर्स। 20 घंटे में वो 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। अब आप देखिए, हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं स्पीड, हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, स्पीड, ठीक है, तो अगर मैं यहां से स्पीड की बात करूं कि उस बंदे की स्पीड क्या होगी, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कैसे आया, एक्चुअली स्पीड इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए जो स्पीड इसकी निकल के आएगी, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो स्पीड को मैं बोल दूंगा एवरेज स्पीड, ठीक है, ओवरऑल कितनी स्पीड बनी, 1000 किलोमीटर जो इसने ट्रेवल किया डिवाइड बाय 20 आवर्स, जो इसको 20 आवर्स लग गए, तो मेरे पास देखिए जो स्पीड निकल के आ गई वो कितनी आ गई, इट इज 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो मतलब 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो चला है। ये क्या है, ये इसका रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। तो जो भी हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जो भी चीज लिखते हैं डिनोमिनेटर में, राइट, एनीथिंग, तो वो उसका यूनिट क्वांटिटी में इसका न्यूमरेटर की कितनी वैल्यू है वो बताता है। फिर से ध्यान रखिए, जो भी चीज डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम लोग, तो जो फाइनल वैल्यू आती है वो क्या बताती है, इसके यूनिट क्वांटिटी में, इसके यूनिट मैग्नीट्यूड में ये कितना हो गया। मतलब यहाँ पे 1 घंटे में इसका 50 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ये बताता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है ये, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन यूनिट आवर्स, ये है। तो रेट का मतलब आप लोग को समझ में आया कि डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को ही मैं स्पीड बोलता हूं। वैसे ही यहाँ पे जरूरी थोड़ी है हमेशा डिस्टेंस और टाइम की बात की जाए, अरे कोई भी वेरिएबल्स की बात की जा सकती है। वैसे ही y एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x पे डिपेंड कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, राइट। तो डिफरेंशिएशन को डिनोट हम लोग करते हैं डी बाई डी एक्स से, और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं एंड इट इज रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स, राइट। ये डी वाई चेंज इन y है, बहुत स्मॉल चेंज इन y, एंड द dx इज चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन x, ठीक है, बहुत छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हो उतना छोटा चेंज इन x है, राइट। और dy चेंज इन y है। मैंने आप लोग को फिर बताया कि dx नीचे क्यों आया, वेलोसिटी टाइम वाले आप एनालॉजी से समझ सकते हैं कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए था, तो टाइम को मैं नीचे लिखता हूं ना, डिनोमिनेटर में लिखता हूं टाइम को, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, यूनिट टाइम में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर गया। उसी तरह से अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x चाहिए तो मैं dy बाई dx लिखूंगा, ठीक है क्या। तो अब ये dy बाई dx होता क्या है, हम लोगों ने समझ लिया कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x होता है। अब इसको ग्राफिकली समझते हैं कि एक्चुअली dy बाई dx होता क्या है। तो सपोज करते हैं आपके पास y इज इक्वल्स टू, यही फंक्शन जो मैंने आप लोगों को ऊपर लिया है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन फंक्शन है, और इसको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में दर्शा देता हूं। ये मैंने बना दिया y इज इक्वल्स टू, अभी तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई नहीं है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कुछ इस टाइप से कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस टाइप से कोई फंक्शन मान लिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब आप मुझे पता है ये जो फंक्शन है
इसका y कोऑर्डिनेट किसी x पे ये होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा क्या, और इसका x कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट पे ये होगा, राइट। तो जनरल इक्वेशन में लिख रहा हूं x, इस x पे ये y, ठीक है क्या। अब dy बाय dx का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बोला, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से समझना, अगर ये किसी x1 पे ये y1 अचीव करता है, x1 पे ये y1 अचीव करता है, और x2 पे ये सपोज यहाँ पे x2 पे इसकी जो मैग्नीट्यूड हो जाता है वो y2 अचीव कर जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक बात सीखी थी, ये पूरा का पूरा ये जो लेंथ है ये y2 है क्या, और ये पूरा का पूरा लेंथ y1 है। तो अगर वो a पॉइंट से इस b पॉइंट की ओर मूव कर जाता है, ये कट गया क्या, एक को अच्छे से बना देते हैं, अगर वो इस a पॉइंट से इस b पॉइंट की ओर मूव कर जाता है तो क्या होता है, अरे तो क्या होता है, उसने अपना पॉइंट चेंज कर लिया, तो उसने अपनी एक्स पोजीशन चेंज कर ली क्या, और चेंज इन एक्स को मैं क्या लिखूंगा, x2 माइनस x1, तो वो ये लेंथ हो जाती है क्या, डेल्टा एक्स। इस चीज को मैं लिखता हूं x2 माइनस x1। इसी चीज को मैं बोलता हूं, जो ये चीज है इसको मैं लिखता हूं y2 माइनस, अरे देख लीजिए y2 माइनस y1 ही आएगा, ये पूरा का पूरा y2 था और इतना पार्ट y1 था, तो ये पूरे पार्ट y2 में इतना पार्ट घटा दूंगा मैं, तो ये आएगा, और ये परपेंडिकुलर होगा कि क्योंकि ये अलोंग y एक्सिस है और ये अलोंग x एक्सिस है, ठीक है। तो इसी x2 माइनस x1 को, x2 माइनस x1 को मैं डेल्टा x भी बोलता हूं। डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब आप लिख लीजिए चेंज इन x, ठीक है। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, डेल्टा एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, एक ग्रीक सिंबल है जो चेंज दर्शाता है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 किस में चेंज हुआ, x में चेंज हुआ। सिमिलरली y2 माइनस y1 को मैं डेल्टा y बोलता हूं, अगेन डेल्टा इज चेंज इन y, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रेट की बात करूं, अगर मैं इसकी रेट की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया किसी भी इस वेरिएबल का रेट की बात करूं विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका रेट क्या लिखूंगा, अरे चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, तो रेट हो जाएगा इसका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और ये क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, ए से बी पॉइंट को, इस स्ट्रेट लाइन से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं तो ये ए बी, इस पॉइंट को बोलता हूं ए बी, वो एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये अगर मैं थीटा बोलूं तो ये टैन थीटा के बराबर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये टैन थीटा के बराबर आ जाएगा। क्या आ गया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स टैन थीटा के बराबर आ गया। मतलब ये स्लोप ऑफ लाइन हो गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ज्वाइनिंग ए एंड बी, यही तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे। अरे स्ट्रेट लाइन में ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन थी और दो पॉइंट का जो चेंज था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वो इसका स्लोप आया था। तो स्लोप ऑफ लाइन हो गया ज्वाइनिंग ए एंड बी, एंड ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ चेंज, उस वो ए पॉइंट से उठ के इस पॉइंट पे पहुंच चुका था। समझ में आ रही बात। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो रेट है जिसको मैंने टैन थीटा बोला है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, ये रेट आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये रेट कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो चेंज इन एक्स बता रहा है कि एक्स कितना चेंज हो गया, और जो डेल्टा वाई है वो चेंज इन वाई बता रहा है, ठीक है। तो पर यूनिट चेंज इन एक्स, मैंने आप लोगों को बताया जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होती है उसको हम लोग पर यूनिट चेंज इन दैट क्वांटिटी बोलते हैं। तो रेट क्या आएगा, पर यूनिट चेंज इन एक्स में कितना वाई चेंज हो गया, द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वाई यू विल गेट बाय चेंजिंग अ यूनिट एक्स, ठीक है। एक्स में आप लोग एक यूनिट चेंज करते हैं तो वाई कितना चेंज हो जाता है, ये आप लोग को मिलेगा, राइट। अब आप देखिए कि इसकी वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हुई, इसकी वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हुई तो इसका मतलब क्या है, आप x में जो चेंज कर रहे हैं वो y में चेंज बहुत ज्यादा आ जा रहा है, राइट। इस डेल्टा x को आप फिक्स कर लीजिए ना, अलग अलग स्लोप के लिए ये अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर ये कर्व यहां से इस तरह से ऊपर पास हो जाता तो सेम डेल्टा x के लिए डेल्टा y बहुत ज्यादा हो जाता। कौन सा केस बोल रहा हूं, अगर मान लो ये a से ये b यहां पहुंच चुका होता इस पॉइंट पे ऊपर, तो अब आप देखिए सेम डेल्टा एक्स के लिए ये कहीं ऊपर डेल्टा वाई ये बना रहा होता क्या, ये वाला, तो डेल्टा वाई बहुत ज्यादा होता सेम डेल्टा एक्स के लिए, तो उसका रेट ज्यादा है। तो इस बात समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअली रेट का ये फील आना चाहिए कि रेट एक्चुअली क्या है।
इट इज एक्चुअली चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो गया, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स। तो हम लोग वहां पे बहुत स्मॉल चेंज की बात करते हैं। ठीक है, अगर मुझे इंस्टेंटेनियसली यहीं पे पता करना रहता कि ए में कितना चेंज हुआ, ए में ए पॉइंट पे रेट कितना है, ये अगर मुझे पता करना रहता तो मैं इस बी को बहुत क्लोजली शिफ्ट करता क्या। तो उसके लिए मैं एक नया ग्राफ बनाता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए वेरी स्मॉल चेंज इन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह से था, ए पॉइंट यहां था, अब इस बी पॉइंट को जो यहां पर था मैं इसको निकट लाते जा रहा हूं, इस ए के और पास लाते जा रहा हूं। तो देखिए ये बी पॉइंट यहां पे आ गया। अगर बी पॉइंट यहां से आ गया तो ये जो लाइन बनेगी वो ये बन जाएगी क्या, एग्जैक्टली इसको ज्वाइन करने लग जाएगी। और जो tan थीटा बनेगा उसके लिए जो डेल्टा वाई बनेगा, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बनेगा, छोटू सा, बहुत छोटा सा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बनेगा tan थीटा। और इस बी को पास ले आया और इस बी को पास ले आया, एकदम पास ले आते गया, क्योंकि मुझे इस पॉइंट का रेट पता करना था, इसी पॉइंट का। ठीक है, तो व्हेन अब देखिए ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, इसमें अगर मैं एक लिमिट का साइन लगा के डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर देता हूं, मतलब बहुत छोटे डेल्टा एक्स के लिए, देखिए ये बी पॉइंट पहले यहां पे था, ये डेल्टा एक्स था, चेंज इन एक्स। अब इस चीज को मैं पास लाते जा रहा हूँ, बी पॉइंट यहाँ पे आ गया तो डेल्टा एक्स छोटा हो गया ना, अब डेल्टा एक्स ये हो गया। अब ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, तो उस केस में इसको मैं डी से डिनोट करता हूँ, इट इज डी वाई बाय डी एक्स। तो बहुत स्मॉल चेंज इन एक्स के लिए, बहुत स्मॉल चेंज इन एक्स के लिए मैं इसको डी वाई बाय डी एक्स लिखता हूँ, फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। तो बहुत स्मॉल चेंज इन एक्स के लिए y में कितना चेंज होगा, एक स्मॉल चेंज होगा जिसको मैं dy बोल देता हूं। तो उस पॉइंट पे जो रेट होता है इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, क्योंकि उसी पॉइंट पे रेट की बात कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये एग्जैक्टली ए पॉइंट पे रेट की बात है। और देखिए ये जो आप पास लाते जाएंगे, ये जो पास लाते जाएंगे जो tan थीटा बनेगा, ठीक है, अब जो tan थीटा बनेगा, क्योंकि ये dy बाय dx क्या होगा, tan थीटा के बराबर ही होगा। अरे आप देख लीजिए डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स tan थीटा के बराबर होता है, किस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है वही डेल्टा एक्स के बराबर होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स के बराबर। तो ये अगर जो मैं पॉइंट इसको पास लाता जाऊंगा, जाता हूँ, तो इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, ठीक है, इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो एक टैंजेंट बन जाएगी इस पॉइंट पे। अरे बन जाएगी, सोच के देखिए, अरे सोच के देखिए, ये इस बी पॉइंट को मैं पास लाता जा रहा हूं इस ए के, तो जस्ट जस्ट देखिए ये कर्व में ये ए पॉइंट होगा और यहीं पे बी पॉइंट होगा, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन इस पर टैंजेंट नहीं बन जाएगी, अरे बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो अब आप देखिए जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो टैंजेंट बन गई, और टैंजेंट मैंने क्या बताया था, उस कर्व को छूते हुए जो पास करे वही टैंजेंट होती है। ठीक है, तो dy बाय dx क्या होगा, इस लाइन का स्लोप, अरे इस लाइन का स्लोप होता है tan थीटा, तो वो एक्चुअली ये अगर थीटा बना रही है एक्स एक्सिस से, तो dy बाय dx इज स्लोप ऑफ द टैंजेंट। dy बाय dx को मैं क्या बोल सकता हूं, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट ए, क्योंकि टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसका स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, तो समझ में आनी चाहिए आप लोग को बात कि एक्चुअली dy बाय dx क्या होती है। डेल्टा y बाय डेल्टा x से इसकी फील आती है जब दो पॉइंट बहुत लार्जली जो सेपरेटेड होते हैं, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x मैंने देखा उस ए से b को जब मैं ज्वाइन करने वाली लाइन को देखूंगा तो वो एक ट्रायंगल बनता है, और tan थीटा एक्चुअली डेल्टा y बाय डेल्टा x होता है। तो b पॉइंट यहां अगर आ गया तो ए से बी लाइन ये ज्वाइन होगी, ये पॉइंट होगा डेल्टा y और ये पॉइंट होगा डेल्टा x, तो उस केस में वो tan थीटा होगा। अब ये b एकदम पास आता गया, पास आता गया, पास आता गया, एकदम उस कर्व को छू गया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, फिर से बताता हूँ आप लोगों के लिए। ये एक कर्व था, ये पॉइंट था, ये बी पॉइंट पहले यहाँ था, अब ये पास आता गया, पास आता गया, पास आता गया, एकदम छू गया इस पॉइंट को, तो इन दोनों को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी वो टैंजेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टैंजेंट। और उस टैंजेंट का जो dy होगा वो स्मॉल चेंज इन y होगा और dx होगा वो स्मॉल चेंज इन x होगा, तो dy बाय dx एक्चुअल में इस लाइन का tan थीटा होगा। अरे इस लाइन का tan थीटा होगा, जैसे बड़े केस में डेल्टा y बाय डेल्टा x इस लाइन का tan थीटा होता था, dy बाय dx टैंजेंट का tan थीटा होगा।
ठीक है, तो इस टेंजेंट का स्लोप को ही मैं dy बाई डी एक्स बोल देता हूं। तो dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकालना है तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बना देता हूं इस तरह से, ये टेंजेंट बना दिया और इसका स्लोप को बोल दिया, ये कुछ θ1 होगा, tan θ1 इज dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट। तो किसी भी कर्व पे आज के बाद से अगर मुझे dy बाई डी एक्स पूछ गया, अगर ये y है ये x है, कोई भी रैंडम कर्व है, मैं इस पॉइंट पे अगर मुझे बोला कि बताओ dy बाई डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x क्या है, तो वो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा और उसका एंगल देख लूंगा x एक्सिस से, अगर थीटा है तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट a इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट a, जिसकी वैल्यू आपके पास tan थीटा के बराबर आ जाएगी। ठीक है क्या, तो जिसकी वैल्यू आप लोगों के पास tan थीटा के बराबर आ जाएगी, और ये आप लोग आज के बाद से नहीं भूलेंगे। ये कैसे tan थीटा के बराबर आया मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और अगर ऊपर वाली बातें आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो इसको रट लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, और वैसे समझ में आ गया होगा, मुझे गारंटी है इस बात की कि dy बाई डी एक्स एक्चुअल में tan थीटा कैसे बना, ठीक है। और dy बाई डी एक्स एक्चुअल में जो tan थीटा बना, वो tan थीटा किसका बना, टेंजेंट का उस पॉइंट पे, राइट। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा ये बात कि इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इस पॉइंट पे निकालने के लिए एग्जैक्टली इस पॉइंट पे निकालना है मुझे, एग्जैक्टली तभी तो मैं b पॉइंट को इसके एकदम निकट ले आता हूं, एकदम पास ले आता हूं इसके, राइट, जस्ट नियर टू दिस a, मैं b पॉइंट को एकदम पास ले आया क्योंकि मुझे इसी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना। जब दूर ले गया था b को तो मुझे पता था कि इस डेल्टा x में डेल्टा y इतना था, इतने डेल्टा x में डेल्टा y इतना था, तो जो चेंज हो रहा था डेल्टा y बाय डेल्टा x वो a से b लाइन को ज्वाइन करने वाला tan थीटा के बराबर था। अब जब इस b को मैं एकदम पास ले आता हूं, एकदम पास छुआ देता हूं इस a में, ठीक है, तो वो जो लाइन बनती है a और b को ज्वाइन करने वाली, वो टेंजेंट बन जाती है। और इसी टेंजेंट का स्लोप की मैं बात करता हूं, इसी टेंजेंट का स्लोप की बात करता हूं मैं, और वो होता है tan थीटा, जो dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो आप लोगों को एक बात समझनी है, बस आज से इस बात को गांठ मार लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट एनी पॉइंट a इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और स्लोप तो tan थीटा के बराबर होता है, और टेंजेंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया, उस पॉइंट से छूता हुआ जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये थी फिजिकल सिग्निफिकेंस। dy बाई डी एक्स आप लोगों को किसी भी कर्व का इंस्टेंटेनियस रेट देता है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट देता है, ठीक है। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन, यहां पे मैं y लिख रहा हूं और इस पॉइंट इस कॉलम पे, यहां पे दो कॉलम बना देता हूं मैं, इस कॉलम पे मैं dy बाई डी एक्स लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं x रेज टू पावर n की बात करूं, मतलब y x रेज टू पावर n होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा n x रेज टू पावर n माइनस वन, मतलब जो भी इसका पावर है x में उसको आप सामने लिख देंगे उसके, और इसको x घटा के लिख देंगे, राइट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n इज गिवन बाय n x रेज टू पावर n माइनस वन, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x, e आपको पता है एक्सपोनेंट के बराबर होता है, e हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, e की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, तो इसका डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही आता है। तीसरा sin x का डिफरेंशिएशन cos x के बराबर होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x के बराबर होता है, ठीक है। ln x का डिफरेंशिएशन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, आप लोग पढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x के बराबर होता है, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। अगर आप लोगों को ln x नहीं पता है तो बस उसका डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए। आपको कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आप लोग को गिवन होगा ln x, तो वो आपका 1 बाय x होता है,
ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको, और इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, ठीक है। हर चीज पता हो हम लोग को ये जरूरी तो नहीं है। आप लोगों को जो भी बताया जा रहा है उस चीज पे विश्वास रख के आप लोग आगे बढ़ते जाइए, डेफिनेटली आप लोग सब चीज सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं क्या, लिख देता हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। इन सब का डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को बताया, एक्स रेज टू पावर एन, ई रेज टू पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। जैसे tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर एक्स, sec x स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरह से जो cot x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए डिफरेंशिएशन की, कि एक्स रेज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। ई रेज टू पावर एक्स का वही होता है साइन एक्स का, जस्ट इसका ऑपोजिट कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ln x का 1/x, tan x का sec स्क्वायर एक्स, एंड cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को इससे रिलेटेड एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोग एग्जांपल देखिए, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग। आज के बाद से जो डिफरेंशिएशन है बहुत बड़ा टर्म है, इसकी जगह पे मैं डेरिवेटिव यूज करूंगा, डेरिवेटिव ये टर्म यूज करूंगा। दोनों वर्ड टर्म सेम होता है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव जो है आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, सेम टर्म होती है, राइट। तो डेरिवेटिव यूज करूंगा, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्स रेज टू पावर 5 साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए किस एक्स पे, एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे। तीसरा tan x एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव निकालना है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे। ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, एंड एनालाइज भी लिख दीजिए यहाँ, कि एक्चुअली डेरिवेटिव क्या होता है उस चीज को हम लोग समझेंगे, एक फील लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें y दिया है x रेज टू पावर 5, हमें निकालना है dy बाय dx कितना होगा इस चीज का, ये हमें निकाल लेते हैं, बड़ी आसान। देखिए हम लोगों को dy बाय dx निकालना है, तो मतलब मैं ऐसा लिख दूं क्या, x रेज टू पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर 5। और मैंने आप लोगों को बता रखा है ऊपर जो इंपॉर्टेंट मैंने फॉर्मुलेज लिखाए हैं कि x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x रेज टू पावर n माइनस 1। मतलब जो भी इसकी पावर है इसको उठा के इसके सामने बैठा दो और इसको एक घटा दो, जो भी पावर है उठा के सामने बैठा दो, इसको एक घटा दो, ठीक है। तो ये एक याद करने का तरीका भी आप लोग समझ सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स रेज टू पावर 5 बाई डी एक्स। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, 5 को इसके सामने बैठा दिया और इसको एक घटा दिया, तो ये एक्चुअली 5x रेज टू पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आप लिख लीजिए एट x इज इक्वल्स टू 1, मतलब इसका डेरिवेटिव x इज इक्वल्स टू 1 पे आप लोगों को बताना है। ध्यान रखिएगा हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल्स टू 1। x को यहाँ पुट करके 1 मत बोल दीजिएगा, राइट। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है x इज इक्वल्स टू 1 पे, और इसका क्या मतलब होगा ये चीज हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव की जो वैल्यू है dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 1 पे मैं यहाँ रखूंगा, क्योंकि ये आया है आपका डेरिवेटिव फंक्शन। अरे x रेज टू पावर 5 फंक्शन का, x रेज टू पावर 5 फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 5x रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे आप x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे और आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा 5। मतलब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या है, 5। ये समझने की बात है। देखिए इस फंक्शन को समझते हैं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, ये 5 कौन सी वैल्यू होगी, वो चीज हम लोग समझते हैं। सपोज ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और x इज इक्वल्स टू 5 का ग्राफ आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0 पे 0 होगा, x इज इक्वल्स टू 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 रेज टू पावर 5 होगा, 3 पे 3 रेज टू पावर 5 होगा। तो ये कुछ ऐसा बढ़ता जा रहा है, ऐसा बढ़ता जा रहा है। हमें डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है x इज इक्वल्स टू 1।
तो मैंने देखा कि 1 पे जो इसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 1 है क्या, पर हमें y की वैल्यू नहीं निकालनी है। ये मैंने ग्राफ किसका बनाया है, y वर्सेस x का बनाया है, इसका ग्राफ बनाया है, राइट। हमें तो dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल्स टू 1 पे। हमें क्या निकालना है, dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1 पे dy बाय dx क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दीजिए, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दीजिए। ये मैंने बना दिया टेंजेंट। टेंजेंट एक लाइन होगी क्या, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो टेंजेंट मैं इस पॉइंट पे बना देता हूं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है dy बाय dx वाली। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी x इज इक्वल्स टू 1 पे टेंजेंट। ठीक है, और इसी टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव होगा क्या, इसी टेंजेंट का स्लोप, मतलब अगर ये x एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो इसी पॉइंट पे tan थीटा की वैल्यू होगी dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू 1। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमें dy बाय dx x इज इक्वल्स टू 1 पे निकालना है, तो इस y वाले ग्राफ में x इज इक्वल्स टू 1 पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको मैं tan थीटा बोलता हूं। आप लोगों को स्ट्रेट लाइन में बताया कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा। उस टेंजेंट का जो tan थीटा होगा वही dy बाय dx होगा, राइट। ये tan थीटा क्यों होता है ये मैंने आप लोग को अभी लेक्चर में बताया, ठीक है ना। तो बस आप लोग यहाँ पे बोल दीजिए, इसका जो tan थीटा है वो आपके पास कितना निकल के आया है, 5 की वैल्यू आ गई क्या इसकी, ये 5 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो 5 है वो क्या है, इस टेंजेंट का स्लोप है। इस टेंजेंट का स्लोप 5 के बराबर है। जो x इज इक्वल्स टू 1 पे बन रहा है, जो x इज इक्वल्स टू 1 पे टेंजेंट बन रहा है ना, उसका स्लोप है 5 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अगर कोई पूछ दिया होता कि बताइए इसी फंक्शन का y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 5 फंक्शन का dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू 2 क्या होगा, तो आपने तो dy बाय dx की जनरल इक्वेशन निकाल रखी क्या, 5x रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे आप डाल देंगे 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 मतलब 2 रेज टू पावर 4, और 2 रेज टू पावर 4 तो आप लोग को पता है 16 होता है, और 16 इंटू 5 80 हो जाता है, 80 यूनिट्स। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 2 पे 80 वैल्यू आ गई क्या dy बाय dx की। तो अब आप देखिए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2, सपोज ये पॉइंट होगा, x इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू क्या अचीव हो रही होगी, 2 रेज टू पावर 5 मतलब 32 अचीव हो रही होगी क्या y की वैल्यू। ये सपोज y की वैल्यू 32 है, ये 2,32 पॉइंट है इस ग्राफ का, और जो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है 80 यूनिट्स, ये कौन सी वैल्यू है, ये है इस पॉइंट पे जो टैंजेंट बनेगा, इसको मैं ग्रीन पॉइंट से बना रहा हूं, इस पॉइंट पे जो टैंजेंट बनेगा ये टैंजेंट, ठीक है, इस पॉइंट पे जो नया टैंजेंट बनेगा आपका, ये जो टैंजेंट है इसका स्लोप है, ठीक है, इसका जो थीटा 1 बन रहा है, इसका tan थीटा 1 है 80 के बराबर, जो आपके पास dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू 2 आया है, ये 80 यूनिट्स। ठीक है, तो जो नया टेंजेंट बना x इज इक्वल्स टू 2 पे, ये वाला टेंजेंट, नया टेंजेंट x इज इक्वल्स टू 2 पे, इसका स्लोप है 80 के बराबर, मतलब x एक्सिस से जो थीटा 1 बना रहा होगा tan थीटा 1 की वैल्यू 80 के बराबर है। ठीक है, तो ये सब बिना स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को समझे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, तो आप लोगों को पहले स्ट्रेट लाइन समझना पड़ेगा, जो मैंने इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया हुआ है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि एक्चुअली dy बाय dx की फील्ड क्या होती है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x इज इक्वल्स टू 1 पे हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, और हमने x इज इक्वल्स टू 2 पे भी समझ लिया क्या। अब sin x का बात बोलते हैं, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, sin x की वैल्यू देखिए, सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू sin x दिया है, और आपको dy बाय dx निकालना है x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे। ठीक है, dy बाय dx निकालना है x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे। तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy बाय dx कितना हो जाएगा, d बाय dx ऑफ sin x, ये हो जाएगा ना। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ऊपर बेसिक आइडेंटिटीज में बता रखा है, sin x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, cos x होता है। मैं लिख देता हूं
अरे लिख देता हूं यहाँ पे, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो कॉस एक्स आ गया। मतलब जो डेरिवेटिव फंक्शन आया साइन एक्स का वो क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। और आप लोगों को x इज इक्वल टू पाई बाय टू पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो आप इसमें पाई बाय टू रखेंगे क्या, इसमें आप पाई बाय टू रखेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय टू इज इक्वल्स टू जीरो। कॉस 90 डिग्री जीरो होता है क्या, अरे बिल्कुल जीरो होता है। तो डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव है साइन एक्स का x इज इक्वल्स टू पाई बाय टू पे वो जीरो होगा। अब इस चीज को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए साइन एक्स का ग्राफ आप सभी लोगों को पता होता है, जीरो पे ये जीरो रहता है और पाई बाय टू पे इसकी वैल्यू 1 चले जाती है, ठीक है। और पाई बाय फोर पे इसकी वैल्यू 1 बाय रूट टू रहती है क्या, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है, ये ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। फिर आगे ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अचीव करके ये नीचे चला जाता है यहाँ से, और फिर यहाँ से नीचे जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। और फिर 2 पाई पे ये यहाँ पे इसके बराबर है, ये 2 पाई। और इसके बाद फिर सेम का सेम यही ग्राफ, सेम टू सेम यही ग्राफ इसके बाद रिपीट होने लग जाता है, सेम टू सेम, ठीक है। सेम पैटर्न फिर से रिपीट होता है, फिर पाई बाय टू पे बन जाता है और फिर उसके बाद नीचे आता है और फिर सेम टू सेम यही पैटर्न, ठीक है। इसी पैटर्न को यहां से लेकर के यहां तक का जो पैटर्न है इसको आप कॉपी पेस्ट करते जाइए, एक दूसरे के ऊपर यहां से उठाइए फिर वहां पे रख दीजिए 2 पाई के बाद फिर। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये 2 पाई की पीरियोडिसिटी मेंटेन करता है। कितना पीरियोडिसिटी मेंटेन करता है, 2 पाई की, इतना इसका पीरियड होता है। पीरियड मतलब, अरे पीरियड मतलब आप लोगों को पता है कि उसके बाद ये फंक्शन जो है रिपीट होने लग जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये x इज इक्वल्स टू पाई बाय टू पे ये साइन एक्स का ग्राफ है, ध्यान रखिएगा ये साइन एक्स का ग्राफ है, क्योंकि पाई बाय टू पे 1 तो साइन एक्स ही होता है। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि x इज इक्वल्स टू पाई बाय टू पे इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है। x इज इक्वल्स टू पाई बाय टू पे इसका जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो आ रहा है, और जीरो आना भी चाहिए। देखिए इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है क्या, अरे कर रहा है। तो इस पॉइंट पे जो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx एट पाई बाय टू, वो मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट पे जो इसका टेंजेंट बनाऊंगा, तो टेंजेंट बना देता हूं इस पॉइंट के, ये मैंने बना दिया इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट, ये टेंजेंट होगा इसका, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेंजेंट बन जाएगी इसकी। और इसी का जो स्लोप होगा वही आपके पास, इसी का जो स्लोप होगा वही dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय टू पे होगा। ये मैंने टेंजेंट बना दिया क्या, एट पाई बाय टू। और इसका स्लोप कितना होगा, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा थीटा, उसका tan थीटा होगा क्या, और एक्स एक्सिस से तो ये पैरेलल है, मतलब इसका एंगल थीटा जीरो है, तो tan थीटा भी जीरो आएगा। देखिए यही आ रहा था क्या जीरो, कॉस एक्स जो आया था मेरा डेरिवेटिव उसमें मैंने पाई बाय टू रखा तो जीरो आ रहा था। तो जीरो क्यों आ रहा था अब आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जीरो है, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जीरो है। तो किसी भी पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन होता है, जो डेरिवेटिव होता है, उस पॉइंट पे उसके टेंजेंट का स्लोप होता है, ठीक है। तो बस इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है, किसी भी इंस्टेंट पे मुझे कोई फंक्शन का, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे मुझे किसी भी फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव चाहिए किसी भी पॉइंट पे, तो मैं उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा और उसका जो स्लोप है उसको उसका डेरिवेटिव बोल दूंगा। क्योंकि जो टेंजेंट होती है ना उसका tan थीटा ही dy बाय dx होता है, यही मैंने आप लोगों को थ्योरी में एक्सप्लेन किया, यही बात मैंने आप लोगों को थ्योरी में एक्सप्लेन की, राइट। तो ये आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, tan x, x इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर पे, x इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर पे इसका डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव की क्या वैल्यू अचीव करता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो मैं तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूं, y इज इक्वल्स टू tan x, हमें निकालना है dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर। ये सब स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं आप लोग वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, एक dy बाय dx, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद x इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर, उसका मतलब यही होता है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर, ठीक है। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ
tan x मतलब ये आ जाता है sec स्क्वायर x। ठीक है, अब मुझे चाहिए dy बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 मतलब sec स्क्वायर पाई बाय 4 में लिख दूंगा और इसकी वैल्यू तो आप लोगों को पता है। ठीक है, sec पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? sec 45 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 4 45 डिग्री तो होता है, तो sec 45 डिग्री इज 1 बाय cos 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाय रूट 2, sec 45 डिग्री की वैल्यू रूट 2 हो जाएगी। समझ में आ रही है क्या बात? तो sec 45 डिग्री की वैल्यू रूट 2 हो जाएगी, sec स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब कि क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि जो tan x का ग्राफ है वो 45 डिग्री पे उसका dy बाई डी एक्स 2 है, मतलब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा होगा उसका स्लोप जो है वो 2 होगा। तो इसको फिर से हम लोग ग्राफ से समझ लेते हैं। देखिए tan x का ग्राफ जो है ना वो कुछ ऐसा जाता है, ये ग्राफ जाता है उसका। ठीक है, सब पढ़ेंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में, डरने की जरूरत नहीं। हम लोगों को पता है tan x 0 पे 0 होता है क्या, और पाई बाय 2 पे ये इन्फाइनाइट अचीव करता है, तो कोई एक वैल्यू अचीव नहीं करता, ये पूरी वैल्यू सीधा ऊपर जाती है, एकदम ऊपर इन्फिनिटी पे ऐसे कुछ जाती है। पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड होता है कि, इसीलिए इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है पाई बाय 2, ये अचीव नहीं कर रहा है। अगर ये ऐसे अचीव कर जाता तो ये वैल्यू अचीव कर गया क्या पाई बाय 2 पे, पर ये ऐसे नहीं जाता, ये सीधा जाता है, इसलिए नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी वैल्यू अचीव करता है पाई बाय 2। ठीक है क्या? तो हम लोग बोल रहे हैं पाई बाय 4 पे निकालना है क्या? पाई बाय 4 पे इस ग्राफ पे जो टैंजेंट बनेगा वो ये बन जाता है। ठीक है, ये टैंजेंट बन जाता है पाई बाय 4 पे, और इसी का स्लोप, इसी का जो स्लोप होगा एक्स एक्सिस से जो एंगल थीटा बना रहा होगा, tan थीटा की वैल्यू जो आपके पास 2 निकल के आई है ना, ये 2 वही होगी। तो dy by dx at pi by 4 is nothing but the slope of the tangent at that point, slope of the tangent at that point। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो या आप स्ट्रेट लाइन बना के स्लोप से निकाल लो, दोनों एक ही बात है, राइट। तो ये पूरा कंसेप्ट था डिफरेंशिएशन का। हम लोगों ने आज 6-7 जो बेसिक फॉर्मूलेज पढ़े, 6-7 बेसिक फॉर्मूलेज पढ़े, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोगों ने सारी बातें बताई आप लोगों को, 2-3 एग्जांपल्स भी लिए, और डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बताया। एक जनरल इक्वेशन डेरिवेटिव की निकालो, जिस भी पॉइंट पे निकालना है एक्स वो पुट कर डालो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेरिवेटिव का एडवांस्ड वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने तो अभी सिर्फ फंक्शंस की डेरिवेटिव पढ़ा है। अब सपोज आप लोगों को कोई प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन दे दे, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन मतलब x इंटू साइन एक्स दे दे, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? कोई आप लोगों को साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दे दे, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? क्योंकि हमें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं पता, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन हो गया है क्या? ये खुद में एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है, तो साइन एक्स वाले फंक्शन में एक एक्स स्क्वायर घुसेड़ दिया, अलग से एक फंक्शन डाल दिया, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तीसरा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स अगर दे दे तो डिवीजन हो गया क्या दो फंक्शन का? एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, दोनों को डिवाइड कर दिया, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स में, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। या फिर ऐसा भी तो दे सकता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकालेंगे? ठीक है, तो ये सारी जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, प्लस के साथ माइनस भी दे सकता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? या फिर कोई बोल दे 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है, हम तो सिर्फ साइन एक्स का जानते हैं ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स जानते हैं, तो ये सारी 5-6 इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों के लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड, सारी अच्छे वीडियोस की आप लोगों को जानकारी मिलती रहे, राइट। तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर, दैट्स ऑल, थैंक यू।